नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आज आपका तीसरा वीडियो बनाया जा रहा है। आज हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा से डील करेंगे, और वो भी विथ ग्राफ। एकदम आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आपको वीडियो में लगे रहना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद उसको कमेंट कीजिए कहीं समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 तरह का केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि पहला रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा आपका क्या आता है, एक्सोथर्मिक। दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 डील करेंगे, और उसके माध्यम से एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनता है, किस तरह से फ्लोट होता है, उसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। देखिए, केस 1 इन टर्म्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या आपको पता है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ के माध्यम से जानेंगे कि क्यों हम लोग उसका वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, कि कैसा आता है। आज क्या करेंगे, डील करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डील करने से पहले थोड़ा सा हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस में लिए हैं, और ये आपका अलोंग क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, धीरे धीरे देखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक। अब क्या है, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस को दर्शाते हैं, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। और वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं किसको, एनर्जी को। किसको लेता है, एनर्जी को, एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, डाउन से अप हमारा एनर्जी क्या रहा, वो बढ़ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन प्रोग्रेस में आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो वो हमारा रहता है रिएक्टेंट। क्या रहता है, बोलिए, रिएक्टेंट। ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्शन करने के पश्चात वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, बोलिए, प्रोडक्ट में। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, उस सारे मॉलिक्यूल्स का अपना स्वतः अपना कुछ एनर्जी होता है, और उसको हम लोग जीरो में नहीं ले सकते हैं, खुद उसका एनर्जी होता है। तो उसका एनर्जी को, रिएक्टेंट का एनर्जी का मान के चलते हैं स्टार्ट में। ये जो प्लॉट दिखा है, ये जो स्पेस दिखा है, हम मान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का जो एनर्जी कहाँ पर है, बोलिए, इस जगह पर है, इस पॉइंट पर है। मैंने उसका जीरो से स्टार्ट नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का उसको ऊपर से आप करके दिखाएं कि उस रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब क्या देखिए, हम लोग का टारगेट क्या है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो कोई भी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसको हम लोग को समझना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम ग्राफ बनाए हैं, देखिएगा, जो लंबा लकीर जो खींचे हैं, ये लकीर जो है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी का है। किसका है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका एक न्यू टर्म आता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, आप सोचते हो कि आखिर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिएक्टेंट जब तक इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त नहीं कर लेता है, वो प्रोडक्ट कभी नहीं बना पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्टेंट स्पेसीज जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी को नहीं प्राप्त करता है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। उसको एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वो कंटिन्यू प्रोसीड होते रहेगा, और जैसे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो क्या तक सक्षम होता है। तो अब देखिए, आप थोड़ा गौर कीजिए, इस रिएक्टेंट का एनर्जी को कहां तक पहुंचाना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास। तो आपको ध्यान देना है कि हमको यहां से लेकर वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब देखिए, ऑलरेडी इस रिएक्टेंट का एनर्जी हमारा यहां तक है, पहले से ही है। तो ये जो एनर्जी है, ये हमारा ई क्या है, बोलिए, आर है। क्या है, ई आर। व्हाट इज ईआर, एनर्जी ऑफ क्या, बोलिए, रिएक्टेंट। तो हमको क्या है
कि रिएक्शन को सिर्फ यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक क्या करना, उसको खाली एक्टिवेट करना, उठाना है। जैसे ही ये एनर्जी इस पॉइंट को टच करेगा तो ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त कर लेगा और ऑटोमेटिक उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इसका जो एनर्जी को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब अचानक तो एनर्जी नहीं बढ़ेगा, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से आउटसोर्स से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, एनर्जी प्रदान कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग एनर्जी बाहर सोर्स से देते हैं तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वो एनर्जेटिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या हो रहा है, वो अब इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब प्रोडक्ट बनता है, ध्यान देना है, जब सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा। वो बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड का क्या होगा, बोलिए, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे एब्जॉर्ब करते हैं इसका ग्राफ हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी बढ़ रहा है। बढ़ते 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 एक खास बिंदु पर जैसे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसके बाद उसका एनर्जी में क्या था, बोलिए, गिरावट आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे वो गिरावट होगा, एक समय ऐसा आएगा कि खास पॉइंट पर वो अपना एनर्जी को रिलीज करते हुए स्टेबल फील करता है। अब जिस जगह पर वो स्टेबल फील करता है वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, प्रोडक्ट। आपको इसमें ध्यान देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए वो एनर्जी क्या किया, वो रिलीज किया। ये आपको ध्यान देना है। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में उसका 100 जूल एनर्जी लगता है, ठीक है। और यहां से यहां आने में जब वो प्रोडक्ट बनाता है उस समय वो 40 जूल एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। सीधी सी बात है कि एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में 100 जूल एनर्जी क्या कर रहा है, वो यूज हो रहा है। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में कितना लग रहा है, 100 जूल एनर्जी यूज हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक मोल को तोड़ने में कितना लग रहा है, बोलिए, 100 जूल। और वही जो टूटने के बाद जो मॉलिक्यूल फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो न्यू फॉर्मेशन के समय उसको सिर्फ 40 जूल एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि जब वो दूसरा मॉलिक्यूल को तोड़ेगा तो तोड़ते समय ये 40 जूल एनर्जी में वो नहीं हो पाता है। उसको चाहिए कितना, बोलिए, 100। मतलब हमको 60 जूल एनर्जी चाहिए। तो 60 जूल एनर्जी कहां से आएगा, हम लोग फिर उसको देंगे। क्योंकि गौर कीजिएगा, जितना बार हम लोग मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, उसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, हमको उतना बार 60 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, हम लोग को देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बोलिए, एंडोथर्मिक है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। रिएक्शन को प्रोसेस कराने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है। यहाँ देखिए 100 जूल एनर्जी देना पड़ा एक मोल को तोड़ने के लिए, और यहाँ पर कितना रिलीज हो रहा है, 40 जूल। 60 जूल एनर्जी क्या हो रहा है, बोले, कम हो रहा। तो ये 60 जूल एनर्जी कहां से आ रहा है, हम लोग आउटसोर्स से उसको दे रहे हैं। अब देखिए मजे वाली बात, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए उसको क्या आउटसोर्स से एनर्जी देना पड़ा। तो धीरे धीरे उसका एनर्जी एक्सटेंड करते गया। जैसे वो थ्रेशोल्ड को प्राप्त करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को जैसे वो प्राप्त करता है, वो एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाता है और उसके बाद वो क्या करता है, बोले, प्रोडक्ट बनाने लगता है। तो अभी हम बताएंगे कि एक्टिवेटेड कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म आया कहां से। तो देखिएगा, एक्टिवेशन वर्ड से पता चल रहा है कि उसको क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ऑलरेडी रिएक्टेंट का एनर्जी यहां पर था, उसको जरूरत है यहां पर जाने के लिए। तो यहां से यहां तक लेने के लिए उसको एक एनर्जी बैरियर का काम पड़ा। तो वो बैरियर उसको जो एनर्जी को क्या किया, वो एक्टिवेट करते हुए क्या किया, उसको उठाया। कहां तक गया, ठीक थ्रेशोल्ड पर। जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है और उसके बाद वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए वो सक्षम होता है। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, यही एनर्जी हमारा क्या, बोलिए, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट का एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए जो भी हमारा आउटसोर्स से जो भी मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, उसको जो एक्टिवेट करता है, वही हमारा क्या नाम पड़ा, बोलिए, एक्टिवेशन एनर्जी।
तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि शायद आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा। आप देखिए, आप थोड़ा सोचिए कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बहुत नीचे में है, ठीक है, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप गौर कीजिए, ये पार्ट इससे बहुत क्या बोलिए अप में है। तो इससे पता चल जा रहा है, हम पहले ही बताया था कि एनर्जी जो है नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो क्या बोले बढ़ रहा है। जब आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये जो हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से क्या बोले ऊपर में, इसका मतलब क्या है कि ईपी बड़ा है, किससे बोलिए ई आर से, और जो ईपी है उसी को हम लोग इंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं एचपी, इसी को इंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं एच आर। व्हाट इज इंथैल्पी? इंथैल्पी जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं। इंथैल्पी, इंथैल्पोस माने अंदर का एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट का इंथैल्पी है और ये क्या बोले रिएक्टेंट का है। तो इसमें पता चल जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ क्या बोलिए रिएक्टेंट। अब इसमें जो इंथैल्पी चेंज होता है, जैसे कि पहले कितना था बोलिए ई आर रिएक्टेंट का, जब प्रोडक्ट बना तो आपका क्या हो गया बोलिए ईपी। दैट मीन इसका एनर्जी में चेंजेस आया। तो जब इसको हम लोग चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं तो देख लीजिए, चेंज इन इंथैल्पी डेल एच इक्वल टू आपका आता है HP माइनस एच आर। दैट मीन डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज टू क्या बोलिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि जब वो चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं HP माइनस एच आर, माने इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो हमारा निकलता क्या बोलिए चेंज इन इंथैल्पी। ये हमारा क्या है चेंज इन इंथैल्पी। और चूंकि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से बड़ा है, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा ऑलवेज क्या आएगा बोलिए पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बोलिए पॉजिटिव। तो आपको बता देते हैं, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का बात आता है तो उसमें चेंज इन इंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव आता है। हो सकता है किसी को थर्मोडायनामिक्स में केस में समझ में नहीं आया होगा कि इसका इंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव कैसे होता है, तो ये आपको ग्राफ के माध्यम से ये प्रूफ हो जाता है कि आपका इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, या तो बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा है किससे बोलिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स या तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। इससे जब हम लोग चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता है वो बड़ा वैल्यू होता है, मतलब पॉजिटिव आता है। तो जितने भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का बात आता है उसमें जब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ प्लॉट करते हैं उस समय जो हमारा डिफरेंस जो आएगा इंथैल्पी का, दैट मीन चेंज इन इंथैल्पी जो आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस द चेंज इन इंथैल्पी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसका जो सेकंड केस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के माध्यम से क्या करेंगे उसको डील करेंगे, तो उससे पहले इसको आप क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो प्यारे दोस्तों उसको आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ को हम दिखाया किस रिएक्शन के माध्यम से, एंडोथर्मिक रिएक्शन के माध्यम से। आपको पता चल गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो चेंज इन इंथैल्पी जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है बोले पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि आपको हम दिखा दिए कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से क्या होता है ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, जब बड़ा क्वांटिटी को छोटा क्वांटिटी से क्या करेंगे माइनस करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है बोले पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट क्या है बोलिए, उसी एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ को क्या करें प्लॉट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आइए आते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेम बच्चों एकदम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को क्या करेंगे प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस में लिया है और ये आपका वाई एक्सिस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में हम लोग किसको लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। आपको हम बताए थे कि जब रिएक्शन प्रोग्रेस होता है तो स्टार्टिंग में इनिशियल में ये क्या रहता है रिएक्टेंट। क्या रहता है रिएक्टेंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये रिएक्टेंट समय के साथ में रिएक्शन करते करते वो कहां पहुंचता है प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट बन रहा है, क्या मतलब बोलिए प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए तो एक्स एक्सिस में हम किसको रखते हैं रिएक्टेंट को,
और वाई एक्सिस में हम लोग किसको रखते हैं, एनर्जी। किसको रखते हैं बोलिए, एनर्जी। तो डाउन से अप हमारा एनर्जी क्या बोलिए, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको पहले भी हम बता चुके थे कि रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं उस सभी मॉलिक्यूल्स का अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो मान के चलते हैं कि इस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का एनर्जी स्टार्ट में ये का कुछ एनर्जी है। ठीक है, हमको क्या बनाना है बोलिए, प्रोडक्ट बनाना है। किस माध्यम से दर्शाना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको ध्यान देना है। तो सेम उसी प्रकार थ्रेशोल्ड एनर्जी को शो करने के लिए हम क्या किए, एक लकीर खींच देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब तक ये इस पॉइंट को टच नहीं करता है, माना ये हमारा किसका ग्राफ है, थ्रेशोल्ड का पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। जब तक रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड को टच नहीं करता है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो आपका ग्राफ दिखा है ये एनर्जी ऑफ क्या बोलिए, रिएक्टेंट है। ठीक है, अब क्या है कि इस रिएक्टेंट का एनर्जी को कहां तक पहुंचना बोलिए, थ्रेशोल्ड तक। तो सीधी सी बात है, ऐसे तो नहीं पहुंच सकता है, उसको कोई बाहर से कोई एनर्जी मिलेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब इसके रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटेगा एनर्जेटिक होकर। तो धीरे धीरे जैसे एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, इसका एनर्जी का ग्राफ क्या बोलिए, अप की ओर जाएगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड को टच करता है ऑटोमेटिकली वहां से उसका एनर्जी में क्या बोलिए, गिरावट आएगा। और वो एनर्जी तब तक गिरावट होगा जब तक कि अपने को स्टेबल फील ना करके प्रोडक्ट ना बना ले। ठीक है, तो जब वो स्टेबल फील करता है, जिस एनर्जी पे वो अपने को स्टेबल फील करता है, रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल फील करता है, उसी जगह पर क्या बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाता है। अगर वो स्टेबल फील नहीं करेगा तो उसका एनर्जी और गिरता रहेगा, और क्या होगा बोलिए, गिरता रहेगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर वो स्टेबल फील करता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट जब आपका बना, इस एनर्जी को बोलते हैं ईपी। क्या बोलते हैं, ईपी, दैट मीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा गौर कीजिए, इससे पहले वाला ग्राफ हमारा इस जगह पर खत्म हो गया था ना, जो हमारा कर्व जो मिला था यहाँ पर खत्म हो गया था। ठीक है, वो बहुत कम ही एनर्जी को क्या किया था, वो रिलीज किया था। लेकिन अभी देखिए पैटर्न चेंज हो गया। हम लोग मान लेते हैं कि ये 100 जूल एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। कहने का मतलब इसका एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितना लग रहा है बोलिए, 100 जूल। कितना लग रहा है, 100 जूल। बॉन्ड को तोड़ा, अब तोड़ने के बाद जब ध्यान दीजिएगा, जब भी बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और जब भी बॉन्ड हमारा न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस समय एनर्जी क्या होता है बोले, वहां से रिलीज होता है। तो गौर कीजिए, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगा कितना बोलिए, 100 जूल। कितना लगा, 100 जूल। और वही बॉन्ड टूटने के बाद जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस समय उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, मान के चलते हैं कि 140 जूल। तो गौर कीजिए यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी कितना रिलीज हुआ, 40। कितना बोलिए, 40 एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हुआ है कि जब दोबारा मॉलिक्यूल को तोड़ेगा उस समय हमारा जो 40 जूल एक्स्ट्रा है वो हमेशा क्या हो रहा बोलिए, रेस्ट अमाउंट बचते जाता है। तो हर मॉलिक्यूल को तोड़ने में, हर मोल को तोड़ने में हमारा जो 40 जो एनर्जी रेस्ट बचता है, वही एनर्जी हमारा रिलीज के रूप में दिखता है, जो हमको दिखाई देता है कि एनर्जी क्या हो रहा, रिलीज हो रहा। जैसे कि बच्चों सोचिए, जब हम लोग चूना पत्थर को पानी में डाल देते हैं, ठंडा पानी में, आप घर में भी देखे होंगे, तो अचानक खोलने लगता है। हम लोग सोचते हैं कि आखिर एनर्जी आया कहां से, बस वही एनर्जी है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, टूटने के बाद रिसाइकिलिंग वो एनर्जी हमारा क्या होता है बोलिए, रिलीज होता है। तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, हमको दिखता है कि ये एग्जांपल है किसका बोलिए, एक्सोथर्मिक का। तो बस इसी प्रकार यहाँ पर 100 जूल होता है और यहाँ पर क्या बोलिए 140 जूल। तो जो हमारा दोबारा ये 140 जब यूज होता है यहाँ पर, तो उसमें यूज तो हो रहा है कितना बोलिए 100, ये 40 जूल हमेशा क्या रहा बोलिए बच जाता है। तो वही 40 जूल हमारा एनर्जी किसमें दिखता बोलिए, रिलीज के रूप में दिखता है। वही हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखिए हम लोग आते हैं किसमें, एक्टिवेशन का काम है। आप देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को कहां तक पहुंचाना है बोलिए, थ्रेशोल्ड तक। जब तक यहां से यहां तक नहीं जाएगा, वो थ्रेशोल्ड को प्राप्त नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए उसको एक बैरियर काम करता है, उसको कोई एक्टिवेट करता है, एनर्जी देता है। तो यहां से यहां तक हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ जो दिखाया है किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए है, ये कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप यहां पर देखिए, जब हम लोग इसको दिखाते हैं चेंज इन एंथैल्पी के रूप में, तो क्या होगा देखिए बच्चों,
आपको पता है, आप यहाँ पर ग्राफ को जब प्लॉट करते हैं, आप यहाँ गौर से देखिए कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से क्या करता है, नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट का एनर्जी क्या बोले कम है, लेकिन इससे पहले वाला ग्राफ में क्या था बोले ऊपर में था। लेकिन इस कंडीशन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट का एनर्जी से क्या बोले कम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या तो बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट का एंथैल्पी से क्या बोले कम हो जाता है। अब हम जब चेंज एंथैल्पी निकालते हैं, देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी del H इक्वल टू आपको क्या मिलता है, HP माइनस HR। तो यहां पर जब छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू से घटा देते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है हमारा ऑलवेज क्या तो बोले नेगेटिव। यहाँ क्या वैल्यू आएगा बोले नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि HP छोटा वैल्यू है और HR क्या बोलिए बड़ा वैल्यू है, इसलिए del H का वैल्यू हमारा क्या जाता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू आता है, चेंज इन एंथैल्पी जब भी नेगेटिव आता है तो हमको समझ जाना होगा कि कैसा रिएक्शन है बोलिए एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसका जो ग्राफ आता है रिएक्टेंट का एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी ग्राफ क्या नीचे होता है, उसका जो स्लोप जो कर्व जो बनता है वो हमारा नीचे उतर जाता है। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी है रिएक्टेंट के एंथैल्पी से क्या होता है कम हो जाता है, और जब हम लोग चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है बोलिए उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है, इसमें आपको दर्शाया कि किस जगह को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया, किस जगह पर क्या था एक्टिवेशन एनर्जी है, किस पॉइंट पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, किस पॉइंट पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और किस तरह से उसका वैल्यू क्या आता है नेगेटिव आता है। तो मैं आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी आपको ये दर्शाना होगा कि किस प्रकार से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड क्या होता है फॉर्मेशन होता है, और 2 मिनट में ये आपको समझा देंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारा बच्चों अभी तो देखिए कि बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि ए और बी ये हमारे ओल्ड मॉलिक्यूल है। क्या है बोलिए ओल्ड मॉलिक्यूल है, और ये ओल्ड मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हो इंटरेक्ट होते हैं। क्या करते हैं इंटरेक्ट होते हैं। इसका मतलब ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने वाला है, बी और बी के बीच जो बॉन्ड है वो क्या करने वाला है टूटने वाला है, उसके बाद वो नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब ये इंटरेक्ट होता है और वो जब थ्रेशोल्ड को जब प्राप्त करते हैं तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने वाला होता है और नया बॉन्ड क्या होता बोलिए फॉर्मेशन होने वाला होता है। तो कैसे दिखता है देखिए, ए और ए के बीच में क्या हो रहा बोलिए बॉन्ड टूटने वाला है, और ए और बी के बीच में बॉन्ड क्या रहा बोलिए बनने वाला है। इसी प्रकार ये ए और ये बी के बीच में भी बॉन्ड बनने वाला है, और ये बी और बी के बीच में बॉन्ड क्या बोलिए टूटने वाला है। यहाँ पर ये टूटने वाला है और यहाँ पर बॉन्ड क्या बोलिए बनने वाला है। तो फाइनली क्या होता है देखिएगा, ये आपका ए और बी और यहाँ पर भी ए और क्या बोलिए बी आपस में न्यू बॉन्ड क्रिएट करते हैं और ये बॉन्ड को क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद आपका क्या बनता है 2A क्या होता है बी होता है। तो ये आपका फाइनली क्या बनता है प्रोडक्ट होता है। क्या बनता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ये जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या बोलिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करता है तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, या तो बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए जैसे ही तो ध्यान दीजिएगा ए और ए के बीच में बॉन्ड टूटने वाला है, बी और बी के बीच में बॉन्ड टूटने वाला है, ए और बी के बीच में बॉन्ड जुड़ने वाला है। उससे पहले इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कंपाउंड। क्या बोलता है एक्टिवेटेड कंपाउंड। उसके बाद हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड क्या बोले फॉर्मेशन होगा, और हमें फाइनली क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा रखता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैक्सिमम इसको हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका लाभ उठा सके, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि कमजोर से कमजोर बच्चे को मुझे क्या करना सिखाना है। ये मेरे लिए एक प्रकार का चैलेंज है। मैं ये तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि मेरे सारे बच्चे
मेरे ऑनलाइन वीडियो को समझ ना पाए और ना सीखे।